हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिएगा, कल अपन फिजिक्स में क्या पढ़ चुके थे। यहाँ तक अपन ने पढ़ा था जब अपन देख रहे थे कि विद्युत अपघट्य लेते थे अपन, या कोई धातु का चालक लेते थे, कोई मेटल का कंडक्टर लेते थे, तो उसमें क्या होता था कि उसमें चालकता किन कारणों से आती है, या विद्युत चालकता रहती है वो किन कारणों से आती है। जो कंडक्टेंस होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, वो किस कारण से आती है, अपन ने ये जाना था। आपने बताया कि सबसे पहले सर अगर यहाँ पर आप धातु चालक लेते हैं, धातु चालक, और यहाँ पर आप लेते हैं विद्युत अपघट्य, तो दोनों में ये केमिस्ट्री में तो पढ़ेंगे विद्युत अपघट्य आप। धातु चालक में क्या होता था, तो अपन ने बोला कि इसमें जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि कोई यहाँ पर विद्युत अपघट्य भरा हो किसी बर्तन में, जैसे सेल बनाते हैं तो उसके अंदर विद्युत अपघट्य भरते हैं। जैसे कि एक शुद्ध जल में अपन ने H2SO4 का घोल डाल दिया तो उसके सभी आयन 2H+ और SO4 में टूट जाएंगे। तो ऐसे करके ये टूटते थे, तो अपन ने बता दिया कि विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य की चालकता किसके कारण होती है, तो विद्युत अपघट्य की चालकता आयनों के कारण होती है। और धातुओं में चालकता किस कारण से होती है, और चालकता या कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा टेम्परेचर के लिए भी होता है कि कोई हीट कंडक्टेंस होता है। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं हम, कि धातु चालकों में जो चालकता होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, जबकि विद्युत अपघट्य में चालकता आयनों के कारण होती है। दूसरा इसमें पढ़ा था धातु चालक में, कि धातु चालक में जब अपन धारा या करंट फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, जबकि विद्युत अपघट्य में यदि धारा प्रवाहित करते हो तो रासायनिक क्रिया होती है। विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर क्या होती है, रासायनिक क्रिया होती है। अगला बताया था इसमें, इसके एक्चुअल में 4-5 गुण बताए थे, टोटल में 4 नहीं बताए थे, 3 बताए थे जहां तक है, 3। हाँ, और अपन ने बोला था कि अगर धातु चालक में आप उनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो आप समझिए टेम्परेचर बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से उसकी कंडक्टेंस या चालकता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। तो यहाँ पर बोला था धातु चालकों में यदि धातु चालकों की चालकता आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएंगे, उसकी धातु चालकों में यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी विद्युत चालकता कम हो जाएगी, जबकि विद्युत अपघट्य में का टेम्परेचर बढ़ाने पर या ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है, इसकी घट जाती है और इसकी बढ़ जाती है। बनेगा। चलिए, ऐसे 3 पॉइंट बताए थे। यहां से आता है कि सर आप बार बार ये सारी बातें आपने कहे कि कंसेप्ट में कही हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या विद्युत चालकता के संबंध में कही है बेटा। विद्युत चालकता, चालकता मतलब उसमें फ्लो होना। जैसे मैं कहूँ इसमें करंट फ्लो हो जाएगा प्लास्टिक में, आप कहोगे नहीं, यानी कि ये विद्युत का क्या है, चालक नहीं है, इसकी विद्युत चालकता 0 है। आया समझ में। अच्छा, आप कहोगे सर विद्युत चालकता का कोई मात्रक होता है, बिल्कुल होता है बेटा। अगर आप कहोगे, देखो चलो इसको अब मैं साफ कर देता हूँ, विद्युत चालकता का अगला पॉइंट बताता हूँ जो हमेशा याद रखना है, इससे हो सकता कि कभी कोई विकल्प आ जाए। देखिएगा, विद्युत चालकता बराबर होता है, विद्युत चालकता, कहते हैं ना कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो इन बातों को विशेष रूप से अपने पास रखते हैं, क्योंकि उन्हें ये बातें हिट करती हैं दिमाग पर, और उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये आते हैं तो केवल उन्हीं से बनते हैं जो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। विद्युत चालकता बराबर होता है बेटा 1/प्रतिरोध। आप कहोगे सर प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध, तो प्रतिरोध अगर यहाँ भेजे, कौन सा प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा 1/चालकता। अब आप कहो सर विद्युत चालकता का कोई मात्रक नहीं है, बेटा मात्रक हमने आज तक निकाले नहीं, हमने तो फॉर्मूले को देखकर ही मात्रक बोला है। चलिए बोलिए, विद्युत चालकता का मात्रक क्या आ जाएगा, ये तो 1 लिखा है, और ये प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ओम ऊपर जाएगा तो ओम के ऊपर कितने की घात लग जाएगी, -1 की, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रति ओम। क्या आ जाएगा बेटा, प्रति ओम। ये आ गया प्रति ओम। तो प्रति ओम का मात्रक हो गया। विद्युत चालकता का तो कभी पूछा जाता है कि विद्युत चालकता का मात्रक, खाली स्थान है, ऐसा ब्लैंक स्पेस छोड़ देंगे, वो कहेंगे कि उसमें मात्रक लिखो, तो आपको क्या लिखना है, देखिएगा बेटा, एक ऐसा सिंबल भी बना सकते हो ओम का, और उस पर -1 की पावर लगा दोगे तो इसे बोलते हैं प्रति ओम। क्या बोलते हैं, प्रति ओम या पर ओम। क्या बोलेंगे, पर ओम। ऐसे लिख सकते हैं OHM, ओम,
और यहाँ ऐसा पर लगा देंगे, सो हो जाएगा प ओम बनेगा। चलिए विद्युत चालकता का मात्रा क्या हो जाएगा, प्रति ओम। साफ करते हैं इसे हम। अब अगला क्वेश्चन आता है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्वेश्चन रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध या पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, इसका एक और नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस चीज को सफर कर रहे होंगे, क्योंकि उनको लग रहा होगा सर हिंदी में थोड़ा ज्यादा बताते हैं, इंग्लिश में भी बोल दिया करो। बेटा इसमें इंग्लिश में हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समझ में आता जाए, फिर अब वो क्लास में थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता था। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें एक रिलेशन भी बनाना है बेटा अपन को। विशिष्ट प्रतिरोध या इसका एक और नाम है, एक और नाम है इसका प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यह आपको आगे के चैप्टर 14 में भी पढ़ने मिलेगा, 14th में। ये विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या ये नहीं बोलना तो इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। आप कहोगे सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अच्छा ये बताओ, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे ना आपने, तो आपने पहला कारक पढ़ा था कि किसी चालक का प्रतिरोध अगर उसकी लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या होता था। देखो यहाँ से दमोई लाइट भेजी थी, यहाँ से जबलपुर भेजी थी, तो आप देखते थे कि ज्यादा प्रतिरोध किस वायर का आ रहा था, जबलपुर वाले का, इसलिए उसमें ज्यादा लॉस हो रहा था करंट का। तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि किसी चालक का प्रतिरोध, तो क्वेश्चन आएगा किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, है ना। इसको डिफाइन करिएगा। किसको डिफाइन करना है, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको डिफाइन करना है। और बाद में इसका मात्रक और विमीय सूत्र दोनों लिखना है, इसका यूनिट भी लिखना है, और विमीय सूत्र मतलब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखना है। तो अपन ये लिखते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध, इसके आंसर में अपन को लिखना है, आंसर में, कि विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, तो अपन लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी धातु चालक का प्रतिरोध, उसकी प्रतिरोध मतलब क्या, आर, किसी धातु चालक का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई, उसकी लंबाई को कुछ भी अज्यूम कर लो, क्या, एल, कुछ भी मान लो, एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल, क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दैट इज आर प्रोपोर्शनल एल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा बेटा। एवं एंड किसी चालक का प्रतिरोध आर उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कुछ नहीं याद रखना है, सीधा सा, जो चालक का प्रतिरोध है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यानी दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं। और इसको मोटाई भी बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ये आई थी इक्वेशन फर्स्ट, यहां से आ जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड, अर्थात बोलिए बेटा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a या आर प्रोपोर्शनल 1/a या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल a, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, चलिए ऊपर का हम साफ कर देते हैं एक बार, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बोलिएगा 2 बार आर लिखने से अच्छा 1 बार लिखेंगे। ये प्रोपोर्शनल का साइन लगाया, ऊपर क्या लिखा है बेटा एल और अपॉन में क्या लिखा हुआ है ए। चलिए जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो वहां पर क्या आता है, एक कांस्टेंट नेतांक आता है और नेतांक यहाँ आएगा रो। इसे क्या बोलोगे बेटा रो, रो बोलोगे। और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है एल अपॉन ए बनेगा। आप कहोगे रो कहाँ लिखा सर, अपॉन के ऊपर लिखा है बेटा, अपॉन के कहाँ लिखा ऊपर, वो इनटू में लिखा है मतलब अपॉन के ऊपर, ये आ जाएगा बनेगा। चलिए तो अपन को आंसर में क्या लिखना, क्वेश्चन क्या आएगा, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन आएगा डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एंड फाइंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑल्सो बनेगा। इसका आपको विमेय सूत्र भी निकालना पड़ेगा। और ये तो अपन ने लिखा किसी चालक का जो प्रतिरोध रहता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, और किसी चालक का जो प्रतिरोध रहता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जैसे ये चालक था इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये कहलाता है। जो यहाँ पे ये सर्कल दिख रहा है ना, वहां से पता चल जाता है। जैसे ये देखो पेन में ये दिख रहा है आपको कि ये कितना मोटा है, इतना ही मोटा पेन हो जाएगा। तो रीजन यहाँ पर दिखता है आपको कि ये वाला एरिया किस तरह दिख रहा है, उससे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। ये बढ़ जाएगा तो पूरा वायर बढ़ जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा तो वायर और मोटा हो जाएगा बनेगा, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। कभी मोटाई बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों को बहने के लिए उस तार में क्या मिलेगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो वो टकराएंगे नहीं, इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाता है मोटाई बढ़ने पर कम हो जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। यहाँ और रो, यहाँ पर जो ये रो आया है, यहाँ रो एक नेतांक है, ये पी जैसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा तिरछा बनता है ऐसे। यहाँ रो एक नेतांक है या कांस्टेंट है, नेतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा एक और नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए यहाँ रो एक नेतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए बनेगा। आप कहो डेफिनेशन कहाँ है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं है बेटा विशिष्ट प्रतिरोध की, ये तो केवल सिंबल को बताया है। अब डेफिनेशन नीचे बनेगी, इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए आप कैसे, यदि यहाँ कंडीशन लगाएंगे, यदि L यानी जो चालक तार है L इक्वल टू कितने मीटर का हो, 1 मीटर, एवं A इक्वल टू कितना हो 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर 1 वर्ग मीटर हो तो क्या मिलेगा बेटा, R इक्वल टू और रो, R इक्वल टू क्या मिलेगा, रो मिलेगा बेटा, R इक्वल टू रो। आप कहोगे सर ये 1 हो गया, ऊपर का 1 हो गया, अपॉन का 1, 1 अपॉन 1 कितना होता है 1, और 1 का मल्टीप्लाई होगा सो कितना बचेगा बेटा 1। आया समझ में।
चलिए यहां से बनेगी डेफिनेशन। देखिएगा यहां से डेफिनेशन बहुत आसान है। किसी चालक का या किसी कंडक्टर का, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उसके 1 मीटर लंबे, 1 मीटर लेंथ वाले और 1 स्क्वायर मीटर एरिया वाले, 1 स्क्वायर मीटर विड्थ वाले या फिर 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको क्या बोलोगे? तार का प्रतिरोध या चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर से सुनना, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे, जैसे किसी चालक, इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, तो इस चालक का बहुत बड़ा है ये चालक, तो इसके कितने मीटर लंबे? केवल 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। कौन होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से लिख देंगे हम डेफिनेशन, अर्थात किसी चालक का, इधर से डेफिनेशन चालू करनी है बेटा, अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे, दिख रहा था इधर से, देखो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, देखिएगा किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले, कॉमा, चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। फिर इधर आ जाना, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। चलिए देखिएगा, अर्थात किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध के बराबर होता है। बनेगा बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, इधर से इधर तक ये हो गई डेफिनेशन। साफ करते हैं हम इसको। अब केवल इसका मात्रक रह गया और डायमेंशनल फॉर्मूला रह गया, विमीय सूत्र। मात्रक को बोलते हैं यूनिट और विमीय सूत्र को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ये दोनों ही रह गए हैं अब इकाई के। प्रतिरोधकता के, आप कहो हमें प्रतिरोधकता नहीं बोलना तो विशिष्ट प्रतिरोध के, या तो रेजिस्टिविटी बोल दो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो, बात एक ही है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। बहुत आसान सा पढ़ा रहे हैं, बस बेटा बहुत अच्छे से रिवाइज करते जाना। जिस दिन क्लास में आओगे उस दिन हम पूछे तो आप कहो सर सबसे बेहतरीन हमने सीखा है ये। आपके पास समय बहुत है घर पर, तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए अब लिखते हैं बेटा मात्रक काय का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, SR, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, का मात्रक,
विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। ये लिख दिया बेटा मैंने। अब मात्रक कैसे निकालेंगे, चलिए फॉर्मूला बताइए पहले हमें। R इक्वल टू आपका क्या मिला था बेटा, R इक्वल टू मिला था रो L अपॉन A। आप कहोगे रो तो बाजू में लिखा था, बाजू में मतलब ऊपर ही लिखा हुआ है बेटा, है ना, वो L के मल्टीप्लाई में ही था, तो हमने लिख दिया रो L अपॉन A, यही निकला था। अब आपको काय का मात्रक चाहिए है बेटा, रो का, तो यहाँ रो बचा लीजिएगा। हमने पहले ही कहा मात्रक कभी याद नहीं करवाते आपको कि भैया रट लो, रटना नहीं है मात्रक, जहां रटने की जरूरत होती है उसको बता देते हैं। रो का निकालना है तो रो को बचा लीजिए, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, सो क्या आ जाएगा आर इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए का ऊपर और एल का नीचे। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं, 12वीं तक ऐसे ही थोड़ी पहुंचे, मेहनत किए तभी पहुंचे 12वीं तक, तो इतना तो सब जानते। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन त्रिक गुणा क्या होता है सर, त्रिक गुणा आर का ए में कर दिया और एल का अपॉन के 1 में कर दिया, सो एल दिखने लगा। अब आप कहोगे सर इससे मात्रक मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा बेटा। ये रो है, रो को क्या बोलते हो, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हो ना, क्या बोलते हो, विशिष्ट प्रतिरोध। आपको विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बोलना तो एक और फैसिलिटी है, प्रतिरोधकता बोलिए या इंग्लिश में रेजिस्टिविटी बोलिए, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए बेटा बताइए, रो का मात्रक आर का क्या था, ओम, यही था ना। चलिए इसका था ओम। अच्छा क्षेत्रफल का या एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अभी आपने लिखा था ना मीटर स्क्वायर, और अपॉन में ये एल है, लेंथ काय में थी, 1 मीटर थी ना, तो ये आ जाएगा मीटर। चलिए 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या निकला बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, मीटर, ओम मीटर है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है, बनेगा। तो आज के बाद याद रख लो, प्रतिरोध का पूछेंगे तो ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का पूछेंगे तो ओम मीटर बनेगा। फिर से बताओ, प्रतिरोध का या रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यूनिट ओम होती है केवल, रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की कहें तो ओम मीटर, एक चीज ऐड हो जाएगी अलग से, क्या, मीटर बनेगा। चल, और विद्युत चालकता का बता ही दिया, प्रति ओम, प्रतिरोध का क्या होता है ओम, तो उसका उल्टा प्रति ओम हो जाएगा, बनेगा पर ओम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, फिर अब इसका हम बता देते हैं विमेय सूत्र। वैसे तो विमेय सूत्र में केवल L और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, बाकी सेम विमेय सूत्र रहेगा, जितना ओम का निकला था उसमें केवल क्या ऐड हो जाएगा, L और ऐड हो जाएगा, ऐड नहीं होगा मतलब L का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे L स्क्वायर था तो L क्यू हो जाएगा, अगर L अकेला था तो क्या हो जाएगा, L के ऊपर 3 की घात, अगर 3 की होती तो केवल क्या की हो जाती, 4 की, क्योंकि एक L बढ़ जाएगा बस, वो बाकी सेम सेम। चलिए अब बेटा विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक की जगह क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए देखिएगा जरा, किसी भी चीज का विमीय सूत्र तब निकलता है जब आपको उसका क्या पता हो, मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र निकालने के लिए उसका मात्रक क्या है बेटा, अभी आपने निकाला क्या, ओम मीटर, ओम मीटर, ये है बेटा। चलिए अब आप कहोगे सर ये हर बार किसके पास आते हैं पूछने, एम एल टी ए, यही 4 चीजें होती हैं। देखो मात्रक हम डायरेक्ट लिखवा सकते, लेकिन रटना कभी नहीं है बेटा, रटने से अच्छा है तो पढ़ो ही मत। एम एल टी ए, देखो ओम बेटा, ओम ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम, एम्पियर, ओम कभी इन चीजों में नहीं होता।
मास तो किलोग्राम ग्राम में होता है, लंबाई मीटर किलोमीटर में, टाइम सेकंड बोले, आवर बोले, मिनट बोले तो अच्छा लगता है, एम्पियर के लिए ए लिखते हैं। तो ओम को हम चेंज कर देंगे। ओम क्या होता है तो अपन ने कल निकाला था, चलो फिर भी भूल गए, तो आपने पढ़ा है V = IR, ये ओम नियम होता है। अभी आपको ओम लॉ भी पढ़ना है आगे चल के। तो ये आई कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो इसका हो जाएगा वोल्ट और इसका एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। तो ओम को चेंज कर देना, काय में वोल्ट पर, मैं अच्छे से लिखता हूँ, वोल्ट पर एम्पियर, ये चेंज कर लिया बेटा। अब उसके बाद आया क्या, मीटर, यही है ना। चलिए इसको चेंज कर दिया ओम को। अब मीटर पूछने आएगा तो मीटर इनमें से क्या है, एक लेंथ है, तो उसको क्या लिख दोगे, L। अब मैं यहाँ ऐसे क्रॉस ना लगा के इनटू लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा दिखता है, ठीक है ना। चलिए अब MLTA के पास कौन आएगा पूछने के लिए, मैं MLTA थोड़ा अलग लिखता हूँ कहीं, MLTA। चलिए अब कौन पूछने जाएगा, बोल्ट। बोल्ट इन चारों में से कुछ भी नहीं है, ना बोल्ट मास कभी बोल्ट में होता, ना लेंथ होती, ना टाइम, तो बोल्ट को चेंज कर देंगे। याद है सबको, काय में जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम बनेगा बेटा। उसके बाद देखिएगा ये लिखा हुआ है L, उसके बाद एम्पियर के लिए उन चारों में से क्या लिख दोगे, A। जो लिख पा रहे हो उसे लिख दो, जो नहीं लिख पा रहे उसे चेंज कर दो। जूल काय का वर्ग का होता है ना, कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, और कार्य बराबर क्या होता है, क्योंकि जूल इन चारों में से कुछ नहीं लिख पाओगे, मास कभी नहीं है जूल, लेंथ भी जूल में नहीं मापी जाती, टाइम भी जूल में नहीं, तो फिर उसको अपन जूल को चेंज करेंगे। जूल काय का है, कार्य का, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, चेंज किया। और इनटू में पहले से क्या लिखा, L, अपॉन में आ जाओ कूलाम। कूलाम क्या होता है बेटा, कूलाम इन चारों में से कुछ भी नहीं है, तो कूलाम को चेंज करना आता है आपको, पहले चैप्टर में सीखा था, क्या, एम्पियर सेकेंड बनेगा। और ए तो जो कहते हैं, ए से तो बोलना भी नहीं है। चलिए अब चारों जाएंगे पूछने के लिए, किनके पास MLTA, पहले बल जाएगा। बल इन चारों में से कुछ भी नहीं है, कभी कोई चीज़ बल में नहीं मापी जाती, वजन बल में काय को मापा जाएगा, यानी मास नहीं, तो फिर उसको चेंज करेंगे। बल बराबर होता है क्या बेटा, सब बोल रहे होंगे, आगे आगे बोलो, द्रव्यमान गुणा त्वरण, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू विस्थापन। मेरा पेन यहाँ रखा था, यहाँ से यहाँ चला गया, यानी इतनी दूरी क्या हो गया, विस्थापित दूरी, मतलब लंबाई, लंबाई को क्या क्या लिख दोगे, विस्थापन को L, और एक L पहले से लिखा, सो जो कहते हैं। चलिए एम्पियर को क्या लिख दोगे, A इन चारों में से, उसके बाद सेकंड को क्या लिख दोगे, T, और पहले से क्या मौजूद है, A। चलिए बेटा अब कौन जाएगा, द्रव्यमान को इन चारों में से क्या लिख दोगे, M। देखो त्वरण फिर आ गया इधर, वो त्वरण का हमने पहले ही बता दिया था आपको, बोलिएगा क्या, L/T-2। बेटा हर फॉर्मूले में त्वरण आ जाता है, इसलिए त्वरण का L/T⁻², आपने याद करके रख लिया है। और वैसे मैंने इसका निकालना भी सिखाया था। त्वरण बराबर वेग बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन का L और समय का क्या हो जाता है वर्ग, ये ऊपर जाके क्या होता है, T के ऊपर -2, तो LT के ऊपर -2, ये लग गया त्वरण को। और इनटू में क्या लिखा, L, फिर से क्या लिखा, L, इधर क्या आएगा, A इंटू T इंटू A। चलिए सबको साथ में कर लीजिए, M एक ही है, L इधर, L इधर, L इधर, तो L के ऊपर क्या आ जाएगा, Q बनेगा। अच्छा देखिएगा, T के ऊपर कितना है इधर, 1, कुछ नहीं है, मतलब 1 ऊपर जाएगा -1, तो कितने हो जाएंगे, -3, तो T के ऊपर कितना आ जाएगा, -3। A और A स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो A के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, -2, और इसे काय में बंद कर दोगे, मैट्रिक्स में। ये हो गया विमेय सूत्र, काय का, विशिष्ट प्रतिरोध का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए इसको साफ करते हैं हम, ये क्वेश्चन पूरा कर लेना आप लोग सभी लोग। चलिए अगला देखिएगा बेटा, इससे आते हैं कुछ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सवाल आते हैं।
इसी फॉर्मूले से, जिसमें आर का और रो का रिलेशन होता है, उस फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। कैसे देखिएगा, मैं सिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। उनने कहा यदि एक तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया जाए, कैसा मोटा तार लाए, उसे खींचते गए और उसकी लंबाई 1 मीटर थी, तो खींच के कितना मीटर कर दिया, 3 मीटर कर दिया। इस तार की लंबाई को खींच के कितना मीटर कर दिया, 3 मीटर कर दिया। तो कह रहे हैं बताओ उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कोई गधा भी बच्चा होगा तो ये कहने लगेगा, देखिएगा कि अगर सर इसकी लंबाई आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा देर तक धारा या ज्यादा देर तक उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, इसलिए उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बेटा लेकिन बढ़ना नहीं, कितने गुना हो जाएगा, क्या दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगर पहले से 4 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, ये बताना पड़ेगा आपको। तो ऐसे सवाल आएंगे जिसमें फिक्स बताना होगा, केवल ये नहीं बताना होगा कि बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा तो, लेकिन कितना बढ़ेगा वो बताना होता है। क्वेश्चन आता है, देखिएगा यहाँ न्यूमेरिकल लिखते हैं इसी का क्वेश्चन। यदि एक तार की लंबाई को खींचकर, यदि एक धातु तार की लंबाई, यदि एक धातु तार की लंबाई को खींचकर 3 गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा 5 नंबर का आ जाता है क्वेश्चन, 1 नंबर का भी ऐसो करना है, 5 का ऐसो करना है, फाइनल सही करना है। वो कह रहे हैं यदि एक तार की लंबाई को खींचकर कितने गुना कर दिया गया बेटा, 3 गुना कर दिया गया। अगर 1 मीटर का था तार, अच्छा जैसे इसको खींचते जाओगे तो तार मोटा होता जाएगा कि पतला। ऑब्वियसली कोई भी बोलेगा कि सर खींचोगे तो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और तार पतला हो रहा है, मोटाई बढ़ती थी तो प्रतिरोध कम होता था, जबकि पतला हो रहा है इसलिए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी लंबाई भी बढ़ रही है तो फाइनली बढ़ जाएगा। तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा वो बताना होता है। कभी इस सवाल में आगे लिख देते हैं कि यदि पहले तार का प्रतिरोध 4 ओम हो तो अब बताइए कितना हो जाएगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है आपको, गिवन क्या क्या है, दिया है या गिवन, बोलिएगा। दिया हुआ है कि तार की लंबाई को खींचकर कितने गुना कर दिया गया, तो अपन यहाँ पहले दिया है नहीं लिखेंगे चूंकि R इक्वल टू या प्रतिरोध बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A, यही होता है ना बेटा। चलिए ये होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, यदि एक तार की लंबाई को खींचकर कितने गुना कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना। तो इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 1 पहले। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब दिया है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहा है हमने, तार की लंबाई यानी एल को कितना बना दिया गया है, खींचकर कितने गुना कर दिया गया है। एल को एल नहीं बनाया बल्कि कितने गुना किया, 3L बना दिया गया। एल को कितना बना दिया गया, 3L बना दिया गया। अच्छा जैसे जैसे तार को खींचते जाओगे तो वो पतला होता जाएगा, कितना पतला होगा, जितनी लंबाई बढ़ेगी उसका उतने गुना पतला हो जाएगा। यानी ए क्या हो जाएगा, ए बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अपॉन में आने से चीज क्या हो जाती है, घट जाती है, और इनटू में आने से बढ़ जाती है। ये 3 गुना बढ़ा तो मोटाई 3 गुना क्या हो गई, कम हो गई।
मोटाई 3 गुना कम हो गई, 1/3 रह गई उसकी। अगर 3 मीटर मोटा था तो फिर, या 3 सेंटीमीटर मोटा था तो अब 1 सेंटीमीटर मोटा बचा, उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर का बचेगा। कहने का मतलब 3 गुना कम हो जाएगा। आया समझ में सबको ये? फिर से सोच लो, ये अगर 1 मीटर का तार है बेटा, ऐसे खींच कर क्या करोगे, लंबा करोगे, तो पक्का ये लंबा तो होगा लेकिन इसकी मोटाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कितने गुना, यानी 1/3 रह जाएगी। जितने गुना ये, अगर तार की लंबाई को 4 गुना करोगे तो L कितने L हो जाएगा, 4L हो जाएगा। जो L कौन सा, न्यू वाला L है, इसमें न्यू लगा देते हैं। आया समझ में? तो आप समझिएगा कि इसका जो L है, L न्यू है, वो कितना हो जाएगा, 3L हो जाएगा। और A न्यू कितना हो जाएगा, A/3 हो जाएगा। आया समझ में? चलिएगा, तो बताइए बेटा, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसलिए R इक्वल टू, इस पर इफेक्ट देखना है क्या पड़ेगा, बोलिए। और रो L की जगह कितना L रखना बेटा, 3L अपॉन A की जगह क्या पटकना है, तो यहाँ लिख सकते हो तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलिएगा। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R इक्वल टू रो L कितना होगा बेटा, 3L अपॉन A कितना हो जाएगा, A/3। 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर। सो R इक्वल टू आएगा 3 त्रिका 9। अच्छा, इस 3 को हम आगे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये 3 ऊपर पहुँचेगा तो कितना होगा, 9। और इधर क्या लिखा हुआ है, रो ये लिखा, L ये लिखा, और अपॉन में कितना लिखा है बेटा, A। आप कहोगे 3, तीसरे अपॉन की संख्या रहती है, वो कहाँ पहुँच जाती है, ऊपर। तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9। सो 9 कहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर के सब गुणा में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। देखिएगा, इसको कोष्टक में रख देंगे। अच्छा, ये क्या था बेटा, पहले R था हमारा, तो ये R नया वाला निकलेगा, R न्यू, जो नया प्रतिरोध है। ये वाला R ओल्ड था, क्या था, R ओल्ड बनेगा। चलिएगा, तो R न्यू कितना हो गया, देखिएगा, R न्यू बराबर 9, और ये कितने के बराबर था, R ओल्ड के। तो जो R ओल्ड प्रतिरोध अगर 4 ओम था तो इधर 4 रख दोगे तो 9 चौको 36, R न्यू कितना होगा, 36 ओम। यानी प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, अर्थात तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। अर्थात तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, ये लिख दिया बेटा मैंने। R का प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, बनेगा। चलिए, इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। उन्होंने कहा, तो हमने लिखा कि भैया R ओल्ड, ओल्ड मतलब आपको लिखना हो तो जरूर लिख लीजिए। R ओल्ड बराबर क्या था, रो L अपॉन A। प्रश्नानुसार जो L न्यू है वो कितने के बराबर होगी, पुराने L के 3 गुना, और जो A न्यू रहेगा वो पुराने A के कितना गुना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से इन दोनों के मान रख दिए, तो ऐसे लिखेंगे, 3 ऊपर पहुंचेगा, 3 त्रिका 9, तो R न्यू कितना हो जाएगा, 9 R ओल्ड। अर्थात तार का प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। देखो, पुराने प्रतिरोध का 9 गुना नया प्रतिरोध हो गया। चलिए, साफ करता हूं अगला क्वेश्चन, एक और लिखता हूं इसमें। क्वेश्चन रहेगा, यदि एक तार की लंबाई को खींचकर 3 की जगह आ जाएगा 6 गुना कर दिया गया। कितने गुना कर दिया गया बेटा, 6 गुना कर दिया गया, तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करते हैं एक बार, साथ साथ में करिएगा सभी। क्वेश्चन ये रहा। चलिएगा, आप कहोगे सर चूंकि R ओल्ड या पुराना प्रतिरोध बराबर ओल्ड का ओ छोटा सा बना दिया नीचे, R ओल्ड बराबर क्या आ जाएगा, रो L अपॉन में क्या आ जाएगा, A। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगा। और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार या प्रश्न में जो कहा है उसके अनुसार क्या हो जाएगा बेटा। देखो, एक तार की लंबाई को खींचकर कितने गुना कर दिया गया,
यानी लंबाई के एल को कितना एल बना दिया गया 3L। आप कहोगे एल 3L के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमने लिख दिया जो नया वाला एल है या नई लंबाई है वो पुरानी लंबाई की कितने गुना हो गई 3 गुना, एवं जो एरिया है अनुप्रस्थ काट का वो ए न्यू का कितने गुना हो गया, बोलिएगा A/3 हो गया। बनेगा बेटा। अब आप कहोगे सर ये हो गए तो अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, बिल्कुल बेटा, अपन समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बोलेगा आर न्यू निकल आएगा अपना, क्योंकि न्यू वाले की वैल्यू रखेंगे सो न्यू आ जाएगा। आर न्यू बोलेगा रो एल कितना हो जाएगा बेटा, एक रुको खींच कर कितने गुना किया गया 6 गुना, तो ये कितने गुना कम हो जाएगी मोटाई 6 गुना, यानी वो A/6 बनेगा। सॉरी, चलिए कितना हो जाएगा बेटा, इधर 6L और अपॉन में कितना आ जाएगा A/6। ये 6 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। देखो पहले ये जो अपॉन की लाइन है ना बेटा, ये इक्वल टू के जस्ट सामने होनी चाहिए ताकि ये अपॉन के नीचे रहे। चलिए 6 कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो 6×6 36 आगे आ जाएंगे। तो आर न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 36, कितना बेटा 36, और यहाँ पर क्या बचेगा रो बच जाएगा और एल, सो यहाँ लिख देंगे रो एल और अपॉन में कितना बच जाएगा ए बनेगा। तो आर न्यू क्या आ जाएगा 36 और अंदर क्या हो जाएगा आर ओल्ड, अर्थात प्रतिरोध 36 गुना हो जाएगा, अर्थात प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा बेटा 36 गुना। 6 गुना लंबाई खींचो, प्रतिरोध 36 गुना बढ़ जाएगा। अब आगे सोच रहे होंगे अगर 10 गुना खींचेंगे तो 10 धाम 100 गुना बढ़ जाएगा प्रतिरोध, अगर 15 तो 225 गुना बढ़ जाएगा। बिल्कुल बेटा, वर्ग हो जाता है, अर्थात प्रतिरोध कितना 36 गुना हो जाएगा जो अच्छे पढ़ने वाले हैं वो समझ रहे होंगे कि 6 गुना करते हो तो 36 गुना हो जाता है, लंबाई को 10 गुना करोगे तो 10 धाम 100 गुना हो जाएगा प्रतिरोध। डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बन के आएगा तो फिर पूरा करना पड़ेगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। स्क्रीनशॉट कभी ले नहीं पाते हो तो पॉज कर दिया करो वीडियो को, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर तो आगे नहीं बढ़ पाता। बेटा आपको ओम लॉ भी पढ़ना है अभी, ओम का नियम। ओम का नियम पढ़ने के पहले आपको एक छोटा सा डिफरेंस पढ़ना है कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब आप कहोगे सर ये याद करना पड़ेगा। नहीं बेटा, आप याद आपको पहले से है, बस हम याद दिला रहे हैं। देखो ऐसे 2 कॉलम बना लीजिएगा, इस कॉलम में लिख लीजिएगा प्रतिरोध रेजिस्टेंस। कभी याद नहीं करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंस भी थ्योरी क्वेश्चन भी हम इधर ही याद करवा देते हैं, बस मेहनत करिए साथ साथ। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध हर साल के पेपर में डिफरेंस ज़रूर आते हैं, बिना डिफरेंस के पेपर बनता ही नहीं है। डिफरेंस ज़रूर आते हैं, कौन से आएंगे ये डिपेंड करेगा, लेकिन आपको याद रखने हैं, ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए यहाँ रेजिस्टेंस लिख लीजिए, यहाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ प्रतिरोध उधर विशिष्ट प्रतिरोध। पहला आ जाएगा, देखिएगा
पहला अंतर कभी भी लिखते हैं बेटा, पहला अंतर उनकी डेफिनेशन होती है, पहला अंतर उनकी डेफिनेशन। जैसे किसी चालक तार का प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, किसी चालक तार का प्रतिरोध तार द्वारा स्वयं या चालक द्वारा स्वयं धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट होती है, या किसी चालक द्वारा स्वयं धारा के मार्ग में, किसी चालक द्वारा स्वयं ही धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट, उसका क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन अभी लिखी थी, अभी आपने क्या कहा था, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। किसी चालक तार का क्या विशिष्ट प्रतिरोध उस तार के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले काय के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। बनेगा। तो पहला अंतर हो जाएगा इनकी डेफिनेशन। दूसरा अंतर हो जाएगा मात्रक से रिलेटेड, कि इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है बेटा, ओम है। जबकि यहां क्या लिखोगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर है। क्या है बेटा, ओम मीटर। तीसरा अंतर विमीय सूत्र का बना सकते हो, और इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट अंतर आ जाएगा, या अगर विमीय सूत्र का बनाना तो इसका विमीय सूत्र इतना होता है, इसका इतना होता है। जो भी आपने बनाया है केवल इसमें L का क्यूब हो गया था और यहाँ L का स्क्वायर था। चलिए इतना निकला था शायद, ML स्क्वायर t की पावर -3 और a की पावर -2 ऐसे निकला था। तो इसका आ जाएगा ML स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, L का क्यूब और यहाँ t की पावर -3 a की पावर -2। बाकी सेम रहेगा, केवल देखिएगा और स्क्वायर से इसका भी विमीय सूत्र इतना और इसका भी विमीय सूत्र इतना, ये तीसरे पॉइंट हो जाएंगे। बनेगा। चलिए उसके बाद इसका अगला डिफरेंस, वैसे विमीय सूत्र में डिफरेंस में नहीं लिखते, लेकिन अगर लिखना है तो लिख दो, क्योंकि इसके 5 हो नहीं पाते अंतर। फिर चलिए यहाँ इंपॉर्टेंट अंतर समझिए। प्रतिरोध काय पर निर्भर करता है, तार की लंबाई बढ़ती सो बदल जाता है, तार की मोटाई बढ़ती है घटती है सो बदल जाता है प्रतिरोध, पदार्थ बदल जाए सो भी प्रतिरोध बदल जाता है, ताप बदल जाए सो भी प्रतिरोध बदल जाता है। लेकिन ये भौतिक कारक जैसे लंबाई इन पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन उसके पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। तो लिखेंगे प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई पर, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई पर, तो उसकी लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, उसके पदार्थ के उसके पदार्थ पर और ताप पर, सभी पर निर्भर करता है। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल और केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है, उसके पदार्थ और ताप पर निर्भर करता है। बनेगा। क्या लिखोगे, प्रतिरोध का मान क्या है, चालक की लंबाई पर, लंबाई बढ़ जाती प्रतिरोध बढ़ जाता है, लंबाई घट जाती प्रतिरोध घट जाता है, मोटाई बढ़ जाती है तो प्रतिरोध घट जाता है और मोटाई घट जाती है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो ऐसे करके मोटाई पर भी, लंबाई पर भी, पदार्थ पर भी, ताप पर भी, सब पर निर्भर करता है किसका मान, प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई पर, उसकी मोटाई पर, उसके पदार्थ पर और ताप पर, सभी पर निर्भर करता है। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध का मान केवल चालक के पदार्थ और उसके ताप पर निर्भर करता है। बनेगा। चालक के पदार्थ और उसके ताप पर निर्भर करता है। इसे अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं और इसे अक्षर रो से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे करके अगर 4-5 अंतर जितने लिखना हो लिख लीजिएगा। अब सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से हमारी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा सभी लोग जितना हम पढ़ाते हैं, हम उसके क्वेश्चंस लिखवाएं या उसकी PDF भेजें या ना भेजें, वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हो सकता है जो PDF हम भेजें उसमें उतने क्वेश्चंस ना मिले जितना इनका यहाँ जिक्र किया जा रहा है। तो प्लीज अपने आप से क्वेश्चन और उनके आंसर लिखते जाइए। मैं नोट्स द्वारा नहीं बनवाऊंगा, ये क्लियरली मैंने कह दिया है कि मैं नोट्स नहीं बनवाऊंगा दोबारा। मैं पढ़ा, हो सकता है कि रिवीजन के टाइम पे पढ़ाऊं, लेकिन बेटा नोट्स नहीं बनवाऊंगा। इसलिए प्लीज नोट्स सभी लोग बनाते जाइए बहुत अच्छे से, और जिनसे नहीं बनता उतना अच्छा उनकी हेल्प भी करते जाइए। चलिए, थैंक यू।